फातिमा वॉइस सेंटर में खुश आमदीद। शराजी ने कहा, इस वक्त मैं तुमसे जितनी भी रकम मांगूंगा तुम दे दोगे। मैं तुमसे और भी बहुत कुछ ले सकता हूँ। इसके बाद तुम्हारा जो भी अंजाम हो मुझे इससे क्या, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा। मुनीर ने कहा, मिन्नत रेस लहजे में कहा, सरकार ऐसा ना कहें, खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म ना करें, मेरा काम कर दें। शराजी ने कहा, अगर तुम्हारा काम कर दिया तब ये तुम पर जुल्म होगा, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, तुम्हारा काम जो भी जाएगा, तुम्हारी शादी रज्जू से हो जाएगी, लेकिन एक ही महीने बाद जो हाल होगा वो तुम नहीं समझ सकते। मुनीर ने कहा, आपने मुझे पहले तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। शराजी ने कहा, अभी परसों रात मैंने तुम्हारा हिसाब निकाला था। हमें काम करने से पहले हिसाब निकालना पड़ता है कि साहिल का वो काम हो जाए या नहीं, और अगर हो गया तो साहिल पर कोई मुसीबत तो नाज़िल नहीं होगी। मैंने सितारों और बच्चों की नकलो हरकत देखी है। ये एक अलम है, इसे तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं, तुम्हारे पूरे ख़ानदान पर पड़ेगा। मुनीर ने कहा, अगर आप मेरा काम नहीं करना चाहते तो फिर मैं आपके उस्ताद के पास चला जाता हूँ। शराजी ने कहा, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो अपना फैसला दे चुके हैं, इसलिए वहाँ मत जाना। मुनीर मायूस होकर सर झुकाकर बैठ गया और कुछ देर बाद इसने शराजी से कहा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर चौधरी उमर हयात अपनी आई पर मर जाए और मैं रज्जो से शादी कर लूं, तब तो मुझे या मेरे ख़ानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शराजी ने कहा, इस सूरत में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उमर हयात की मौत के बाद रज्जो तुम्हारी बीवी बनती है तो तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुनीर सर झुकाए वहां से उठा और शराजी को सलाम करके बगैर वहां से निकल गया। 2 ही रोज़ बाद रात आधी गुजर गई थी कि मुनीर चौधरी उमर हयात के घर के पास आन खड़ा हुआ। इसने जेब में हाथ डाला। 5-6 इंच फल वाला चाकू इसकी जेब में मौजूद था। इसने दीवार को इस जगह से देखा जहां से कुछ ईंटें बाहर को निकली हुई थी। ये जगह इसने दिन के वक्त आकर देख ली थी। दीवार के अंदर जो कुछ भी था वो मुनीर ने कभी नहीं देखा था। ये इसे 2 रोज़ पहले रज्जो की माँ ने बगैर दिखाए समझा दिया था। रज्जो की माँ ने इसे घर के अंदर का रास्ता भी अच्छी तरह समझा दिया था, यानी वो रास्ता जो इसे उमर हयात तक ले जाता। मुनीर ने जब देखा कि चौकीदार दूसरी गली में चला गया है तो वो दीवार पर चढ़ गया और फिर तेजी से दूसरी तरफ उतरने लगा। नीचे उतरकर जेब से एक छोटी टॉर्च निकालकर बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ ली। इसे टॉर्च की अभी जरूरत नहीं थी, इसे चाकू की भी जरूरत नहीं थी। उमर हयात को इसने गला घोंटकर या नाक और मुंह पर कपड़ा रखकर कत्ल करना था। चाकू तो वो अपनी हिफाजत के लिए लाया था। इसके बाएं तरफ बरामदा था। एक आध मिनट के लिए वो बरामदे में जाकर रुक गया। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था, लेकिन ये खामोशी फौरन ही टूट गई। इसे एक आहट सुनाई दी जो किसी के कदमों की नहीं थी। अगर वो किसी के कदमों की थी तो वो दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता घसीट कर चल रहा था। मुनीर चौकन्ना हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे कोई सहन में आ गया हो। वो उमर हयात के सिवा कौन हो सकता था? इसे मालूम था कि घर में उमर हयात के सिवा कोई मर्द नहीं है। अगर वो उमर हयात ही था तो मुनीर का काम आसान हो गया था। वो अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। इसे खुसर फुसर सी सुनाई दी और फिर एक आदमी सहन से गुजरकर डेवड़ी में चला गया। मुनीर को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे इस आदमी ने दरवाजे की कुंडी खोली हो। मुनीर ने सोचा वो बाहर जा रहा होगा, लेकिन वो आदमी वापस आ गया और सामने वाले बरामदे में चला गया। मुनीर को शक सा हुआ, अगर वो उमर हयात था तो इसे डेयरी का दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी, और फिर वो इस तरह दबे पांव क्यों चल रहा था। मुनीर थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। इसे कुछ ऐसा शक होने लगा जैसे इस बरामदे में एक नहीं 2 या 3 आदमी हों। एक आदमी आगे जाने की बजाय पीछे आ गया। इसे मुनीर की मौजूदगी का इल्म नहीं था। इसके और मुनीर के दरमियान 5-6 कदमों का फासला था। वो आदमी रुक गया। मुनीर वहीं दबका रहा। वो जो आदमी आगे चला गया था वो भी पीछे आ गया और पहले आदमी के साथ खड़ा हो गया। मुनीर को बड़ी साफ सरगोशी सुनाई दी। दूसरी तरफ चलते हैं, इस कमरे में तो वो सोए हुए हैं। मुनीर दिलेर आदमी था। इसके दिमाग में बिजली की तरह रोशनी चमकी। इसने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और चाकू निकाल लिया। इसके दूसरे हाथ में टॉर्च थी। इसने दांतों से चाकू खोला। चाकू खुलने की हल्की सी आवाज़ पैदा हुई जो रात की खामोशी में यूं सुनाई दी जैसे किसी ने कोई चीज़ फेंकी हो।
दोनों आदमियों ने चूं कर उधर देखा। मुनीर ने फौरन टॉर्च रोशन कर ली। जिस चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, इस चेहरे को मुनीर बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो साईं मस्ताने का खास आदमी था। वो आदमी पलक झपकते भागा और डेयरी में जा पहुंचा। मुनीर ने टॉर्च की रोशनी दूसरे आदमी की तरफ कर दी और ये देखकर हैरान रह गया, वो साईं मस्ताने का चेहरा था। मस्ताना भी डेवरी की तरफ भागा, लेकिन मुनीर इससे ज्यादा तेज निकला। इसने अपनी टांग आगे करके मस्ताने की एक टांग पर मारी। मस्ताना मुंह के बल गिरा। वो जब उठा तो मुनीर के चाकू की नोक इसकी ठोड़ी के नीचे थी। मुनीर ने आहिस्ता आवाज में कहा, खबरदार, जरा सी हरकत की तो चाकू तुम्हारी शहरक के अंदर होगा। मस्ताना सुन होकर रह गया। मुनीर ने बड़ी जोर से उमर हयात को आवाज दी, चौधरी उमर हयात, बाहर आ जाओ। उमर हयात और रज्जो की आंख खुल गई। रज्जो ने उमर हयात से कहा कि वो बाहर न निकले। दोनों खामोश रहे। मुनीर ने फिर जोर से पुकारा, बाहर आ जाओ चौधरी उमर हयात, ये मैं हूँ मुनीर। सेहन का बल्ब रोशन हो गया। इसका स्विच कमरे में था, लेकिन कमरे से बाहर कोई ना आया। मुनीर ने चाकू की नोक मस्ताने की ठोड़ी के नीचे ही रखी और इसे धकेलता हुआ कमरे के दरवाजे तक ले गया। कमरे की खिड़की खुली। मुनीर ने देखा कि खिड़की की सलाहों के पीछे उमर हयात और रज्जो खड़े थे। इनके चेहरे पर खौफ और हरास था। मुनीर ने कहा, चौधरी साहब, आप डरे मत, मैंने आपका चोर पकड़ लिया है। बाहर निकले और चौकीदार को बुला लाए। मुनीर को देखकर रज्जो का खून खोल रहा था। इसके सीने में मुनीर की नफरत का तूफान उमड़ आया था और अगर इस वक्त मुनीर को लन तन करती तो उमर हयात इससे पूछता कि वो इसे किस तरह जानती है। इसे तवक्का नहीं थी कि मुनीर इससे हद तक पहुंच जाएगा, आधी रात को इसके घर में घुस आएगा। उमर हयात मुनीर को इस हद तक जानता था कि वो इस इलाके का एक आवारा अमीरजादा है और इसका अंदाज से गुंडा जैसा है। इसे मस्ताने के साथ अपने घर में देखकर वो इसके सिवा कुछ क्या समझ सकता था कि मस्ताना अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने आया और मुनीर को साथ लाया है। इसके लिए ये सूरत हाल बड़ी अजीब थी कि आधी रात को इसके घर में मुनीर ने चाकू की नोक मस्ताने की ठोड़ी के नीचे रखी हुई थी। रज्जो उमर हयात से बार बार कहती थी कि वो बाहर न निकले। मस्ताने का तो ये हाल था जैसे इसके मुंह में जुबान ही नहीं। मुनीर ने झंझला कर कहा, वो चौधरी उमर हयात, अगर डरते हो तो किसी और दरवाजे से बाहर चले जाओ और चौकीदार को बुला लाओ, इस थाने लेकर जाना है। उमर हयात ने कहा, पहले ये बताओ चक्कर क्या है। मुनीर ने कहा, अगर ये चक्कर तुम्हारे खिलाफ होता तो हम दोनों का यही खड़े रहते। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था और तुम दोनों अंदर सोए हुए थे। दरवाजे पर तो तुमने अभी बंद किया है। मुनीर ने उमर हयात से कहा, कहीं तुम मुझे भी इस डकैत का साथी तो नहीं समझ रहे? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मेरे बाप को जानते नहीं हो? मैं डकैती क्यों करूंगा? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? इसका साथी मैं नहीं, बल्कि वो जराइम पेशा गंजा बदमाश है। वो भाग गया है। मैंने इन्हें तुम्हारे घर की दीवार पर चढ़ते और अंदर कूदते देखा। इन्हें मौके पर पकड़ने के लिए मैं भी इसी रास्ते से अंदर आ गया और इसे पकड़ लिया। तुम बेफिक्र होकर बाहर आ जाओ। अगर यूं ही डरते रहोगे तो इसका साथी इसे छुड़ा ले जाएगा और अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर शोर मचाओ। चौकीदार भी आ जाएगा और मोहल्ले के लोग भी आ जाएंगे। मुनीर की बात सुनकर उमर हयात खतरा मोल लेकर और रज्जो के मना करने के बावजूद दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उमर हयात के पीछे रज्जो भी बाहर आ गई। इसके हाथ में छुरी थी। मुनीर रज्जो की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो उमर हयात पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो रज्जो को जानता है। उमर हयात मुनीर के पास आ गया। उमर हयात को देखकर मस्ताना बोला, चौधरी साहब, मुनीर से पूछे ये आपके घर में क्या कर रहा था। ये मेरा साथी है, अंदर आकर मुझसे झगड़ पड़ा है। ये कुछ और चाहता था और मैं कुछ और। इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया। मुनीर ने मस्ताने के पहलू में ठुड्डा मारा। मस्तानी दूसरे पहलू पर लड़क गया। मुनीर ने इसे 3-4 ठुड्डे और मारे और बोला, बता मस्ताने में तेरे साथ था या तू वो तुम्हारा बाप गंजा तेरे साथ था? मुनीर ने उमर हयात से कहा, चौधरी जरा इस मस्ताने को पकड़ कर रखो, इसे उठने न देना, मैं चौकीदार को लेकर आता हूँ। मुनीर बाहर को दौड़ा पड़ा। उमर हयात ने रज्जो से छुरी लेकर मस्ताने की गर्दन पर रखते हुए कहा, बता मस्ताने, क्या करने आता यहाँ? मस्ताने ने हाथ जोड़ते हुए कहा, चौधरी साहब बख्श दो, मैं तुम्हारे इलाके से चला जाऊंगा और दोबारा इधर का रुख नहीं करूंगा। उमर हयात ने कहा, तो फिर आया क्यों था? मुझसे इंतकाम लेने, मुझे कत्ल करने या मेरे बच्चे को उठाने? मस्ताने ने सर हिलाया, जिसका कोई मतलब नहीं था। मुनीर आ गया। इसके साथ चौकीदार भी था। मुनीर ने मस्ताने की तरफ इशारा करके चौकीदार से कहा, देखो तेरे होते हुए ये 2 आदमी इस घर में आए थे, फिर मैंने इन्हें पकड़ने इनके पीछे आया। इसका एक साथी भाग गया है और तुझे कुछ पता नहीं। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, सीधा थाने जा और वहां बता कि चौधरी उमर हयात के घर एक चोर पकड़ा गया है। रज्जो हैरत से मुनीर को देख रही थी। उमर हयात कभी मुनीर को देखता और कभी मस्ताने को। चौकीदार के जाने के बाद मुनीर ने झूठ बोलते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ। एक दोस्त के घर ताश खेलता रहा था।
واپس گھر جا رہا تھا، مجھے 2 آدمی آپ کے گھر کی باہر والی دیوار پر چڑھتے نظر آئے۔ میں پیچھے رک گیا۔ میری جیب میں چاقو تھا۔ میں نے شور مچانے کی بجائے یہ بہتر سمجھا کہ انہیں اندر جا کر موقع پر پکڑوں۔ میں شور مچاتا تو یہ بھاگ جاتے۔ جب یہ دیوار اس گھر میں کود گئے تو ذرا دیر بعد میں بھی دیوار پر چڑھ کر اندر آ گیا اور چاقو جیب سے نکال کر کھولا۔ چاقو کی آواز پر اس کے ساتھی نے پیچھے دیکھا۔ اندھیری راتیں ہونے کی وجہ سے میں ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے اس آدمی پر ڈالی تو اسے پہچان گیا، وہ گنجا بدماش تھا۔ عمر حیات نے کہا، میں بھی اس گنجے بدماش کو جانتا ہوں، وہ تو عادی مجرم ہے۔ منیر نے کہا، ہاں وہی گنجا جو جرائم پیشہ اور عادی مجرم ہے۔ وہ اس مستانے کا یار ہے۔ اس گنجے نے پہلے جا کر ریڑھی کا دروازہ کھولا تھا۔ یہ آئے تو دیوار کے اوپر سے تھے اور اپنا کام کر کے ریڑھی کے دروازے سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وہ گنجا تو بھاگ گیا، لیکن میں نے اس مستانے کو قابو کر لیا اور پھر میں نے دیکھا کہ آگے میں نے کیا کیا ہے۔ منیر نے مستانے کی کمر پر لات مارتے ہوئے بولا، اوے مستانے، کیا میں تیرے ساتھ تھا یا وہ گنجا تھا؟ مستانے گڑ گڑا کر کہا، اب بخش دو، کہو تو ناک سے لکیریں نکال دوں۔ منیر نے کہا، رکو تھوڑی دیر، ابھی پولیس آ رہی ہے، ہم پولیس سے کہیں گے وہ تمہیں بخش دیں۔ تھانے سے ASI اور 2 کانسٹیبل چوکیدار کے ساتھ آ گئے۔ ASI نے مستانے کو غور سے دیکھا اور بولا، یہ تم ہو مستانے؟ منیر بولا، جناب اس کے ساتھ گنجا ڈکیت بھی تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ ASI نے کہا، فکر نہ کرو، اسے بھی پکڑ لیں گے۔ اور منیر سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مستانہ فوراً بولا، جناب یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، میرے ساتھ اس گھر میں ڈکیتی کرنے آیا تھا۔ مستانے کی بات سن کر عمر حیات غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کر مستانے، اور تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب منیر کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے فوراً باہر کی بتی جلائی تو دیکھا کہ منیر نے چاقو کی نوک مستانے کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ ASI نے منیر نے وہی بیان دیا جو عمر حیات کو بتا چکا تھا۔ مستانے کی جامع تلاشی میں اس کے نیفے سے خنجر نکلا۔ ASI نے ایک کانسٹیبل سے کہا، وہ گنجے کو ڈھونڈ کر تھانے لے آئے۔ مزید جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور رجو کے سوا باقی کو تھانے لے گیا۔ کانسٹیبل صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی گنجے کو لیے تھانے آ گیا۔ منیر ابھی مشتبہ تھا کیونکہ مستانہ کہتا تھا منیر اس کا ساتھی ہے۔ مستانہ تجربہ کار مجرم تھا، لیکن تھانے والے اس سے زیادہ تجربہ کار تھے۔ انہوں نے گنجے کو الگ لے کر اگلوا لیا کہ منیر ان کا ساتھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ وہ اور مستانہ ڈکیتی کی نیت سے عمر حیات کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ عمر حیات منیر کا شکر گزار تھا۔ وہ منیر کو اپنے گھر لے گیا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ پہلے روز ہی گھر اور بچے بچے تک پتہ چل گیا کہ عمر حیات کے گھر چور آئے تھے اور ان چوروں کو منیر نے پکڑا ہے۔ عمر حیات کا گھر ایک بار پھر لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن گیا اور لوگ ایک بات سن کر تو اس میں اپنی طرف سے ملا کر اس واقعات کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے لگے۔ سائی مستانے کی بعض عقیدت مند عورتیں کہتی تھیں کہ سائی مستانہ چور نہیں ہو سکتا۔ رجو کے گھر پر اللہ کی مار ہے، جیسی ماں تھی ویسی بیٹی نکلی۔ پہلے اس کے گھر میں غیب سے پتھر گرتے، کپڑے اور نوٹ جلتے رہے اور اب چور آنے لگے ہیں اور بیچارے سائی کو ناجائز ہی پکڑوا دیا۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے منیر تو عورتوں کا شکاری ہے، ماں باپ نے اسے شہزادہ بنا کر رکھا ہے۔ عمر حیات کو اپنے گھر اور اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اس کی بیوی اور منیر کی باری بڑے عرصے سے چل رہی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں بن رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیران رجو کی ماں تھی۔ اس نے اس واقعے کے 3-4 روز بعد منیر کو اپنے گھر بلایا اور اسے الگ کمرے میں بٹھا لیا اور منیر سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا منیر؟ میں تو کوئی اور ہی خبر سننے کو بےتاب تھی۔ منیر نے کہا، خالہ کیا تو میں اسی کام کے لیے تھا، لیکن وہاں مستانہ مل گیا۔ اس کے ساتھ گنجا بدماش بھی تھا اور وہ بھی وہاں اسی ارادے سے گئے تھے جو میرا ارادہ تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ڈکیتی کی نیت سے گئے تھے۔